हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे आज के इस करंट फोर्स वीडियो में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? आपको पता है कि ईरान में बहुत तनाव है, वहाँ पर प्रदर्शन चल रहे हैं और 2-2.5 हज़ार लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसी खबरें आ रही है और अमेरिका का हमला कभी भी हो सकता है, ऐसा लग रहा है। इस बीच में भारत ने ऑपरेशन लॉन्च किया है, उसका नाम है ऑपरेशन स्वदेश। ठीक है, तो ईरान में जारी सरकार विरोधी जो प्रदर्शन है, हिंसक प्रदर्शन, उसके बीच में ये ऑपरेशन चलाया गया है। ईरान में लगभग 10,000 भारतीय रहते हैं और उनको वहाँ से लाया जा रहा है स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए। ऑपरेशन स्वदेश, उसके तहत विशेष विमान उड़ाए जा रहे हैं और लगातार लोगों को लाया जा रहा है और इसी को कह रहे हैं हम ऑपरेशन स्वदेश। ठीक है, तो इससे पहले अभी 14 जनवरी को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची, तो उनसे मुलाकात, मतलब फ़ोन पे बात की थी और फिर उसके बाद फिर जो MEA है यानी विदेश मंत्रालय है, उसी ने ये एडवाइजरी जारी की भारत के जो नागरिक ईरान में रह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाएं। ठीक है, ईरान में लगभग 10,000 भारतीय रहते हैं, वो पढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, करीब 2,500 से 3,000 जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे काम भी करते हैं वहाँ पर लोग, ये बात है। और विदेश मंत्रालय ने खास तौर पे कहा है कि ईरान में यहाँ पर अभी न जाएं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही। अच्छा, जब ये ऑपरेशन, ये स्वदेश यानी ये रेस्क्यू ऑपरेशन है, वहाँ से लोगों को, अपने लोगों को बचाकर लाने की बात है। तो इससे पहले कौन कौन से ऑपरेशन चलाए हुए हैं सरकार ने, वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, अभी तो ऑपरेशन स्वदेश चल रहा है जनवरी 2026 में। उससे पहले ऑपरेशन सिंधु चला था जो जून 2025 में था। ईरान और इजराइल के बीच में जो संघर्ष हुआ था, उस दौरान ईरान से अपने लोगों को वहाँ से लाया गया था। ठीक है, जून में भी। उससे पहले ऑपरेशन इंद्रावती है जो कि हैती एक देश है, वहाँ पर क्रिमिनल गैंग की हिंसा हुई थी तो भारतीय को निकाला गया था। ऑपरेशन अजय 2023 में हमास इजरायल युद्ध के दौरान इजराइल से और जो फ़िलिस्तीन का जो इलाका है वहाँ से लोगों को निकालने का काम किया गया था। ऑपरेशन कावेरी, तो सूडान में जो गृह युद्ध हुआ उस दौरान भारतीयों को वहाँ से लाने का काम किया गया था 2023 में। ऑपरेशन गंगा 2022 में यूक्रेन पर जो रूसी हमला हुआ था उस दौरान यूक्रेन से भारतीयों को निकाला गया था। ऑपरेशन राहत, ये 2015 में यमन में संघर्ष हुआ था, वहाँ से भारतीयों को निकाला गया था। तो ये महत्वपूर्ण जो रेस्क्यू ऑपरेशन है भारत सरकार के, वो आपने जाना। इससे रिलेटेड प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं, इसलिए मैंने ये पूरा लिस्ट आपको बताया, तो ये याद रखिएगा आप। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और वहाँ पर जो अंदरूनी प्रदर्शन चल रहे हैं उसके बीच में भारत ने किस पोर्ट का संचालन अस्थायी रूप से वो बंद कर दिया भारत ने, या कहें वो अलग हो गया है उस संचालन से? आंसर क्या होगा? चाबहार बंदरगाह, चाबहार पोर्ट। और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं मेरे बगल में। ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी, ये अनाउंसमेंट किया था। उसके बाद द हिंदू ने भी इसके बारे में चर्चा की। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत ने चाबहार पोर्ट का जो एक टर्मिनल है, उसका नाम है शाहिद बेहश्ती टर्मिनल, उसका निर्माण किया था और उसका भारत ही संचालन कर रहा था। तो अमेरिका ने जनवरी 2026 में अभी ईरान पर बहुत कड़े आर्थिक प्रतिबंध यानी सैंक्शंस लागू कर दिए हैं। उसमें यह है कि अगर कोई देश ईरान से व्यापार करेगा तो फिर क्या होगा? फिर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लग जाएगा। पहले से 50% का टैरिफ लगा हुआ है भारत पर, अमेरिका में जो सामान जाता है उस पर। अब 25% और की धमकी दे दी थी। तो इसी बीच में भारत ने अब इन प्रतिबंधों की वजह से चाबहार पोर्ट पर अपना काम जो है ना वो रोक दिया है, बंद कर दिया है। चाबहार पोर्ट जो है ना वो इस जगह पर लोकेशन पे स्थित है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण था भारत के लिए। चाबहार पोर्ट जो है ना ईरान में बहुत ही महत्वपूर्ण, भारत के लिए रणनीतिक समुद्री बंदरगाह था। भारत इसको डेवलप कर रहा था, डेवलप कर भी लिया था। क्यों? ताकि हम यहाँ से इधर सेंट्रल एशिया, इसके अलावा यूरोप और रशिया तक अपना सामान सीधे भेज सकें बिना पाकिस्तान के होकर।
आमतौर पर अगर सेंट्रल एशिया जाना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से पाकिस्तान होते हुए इस तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन इस बंदरगाह की वजह से हमने अपना सामान भारतीय पोर्ट से यहाँ रखा और यहाँ से सीधे अफ़गानिस्तान हो, इधर हो या दूसरी तरफ हो, कहीं भी हमें भेजना बड़ा आसान हो गया था। ठीक है, व्यापारिक मार्ग भी है। तो अब देखिए कि यहाँ पर ना पहले भी प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन अमेरिका ने छूट दी हुई थी, वेबर दी हुई थी 6 महीने की। अक्टूबर 2025 में ये छूट दी थी 6 मंथ के लिए और वो अप्रैल 2026 में ख़त्म हो रहा था। लेकिन उससे पहले ही एक और सैंक्शन की बात हो गई कि ईरान पर हम अगर ईरान के साथ कोई व्यापार करेगा तो 25% सैंक्शन लगा देंगे, उस पर टैरिफ लगा देंगे। तो अब भारत ने इसको छोड़ दिया है, ये बात है। ठीक है, 25% धमकी की वजह से ट्रंप ने ये धमकी दी थी। तो मजबूरी में अब भारत को मतलब चलाना मुश्किल हो रहा था, तो भारत ने उसको काम जो है रोक दिया है। वहाँ पर एक कंपनी भारत ने इस्टेब्लिश की हुई थी IPGL यानी इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड। धीरे धीरे उसने काम करना बंद कर दिया, कंपनी डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया है, पोर्ट की जो वेबसाइट है उसको भी बंद कर दी गई है। ठीक है, तो ये एक बहुत मतलब कदम भारत सरकार ने उठाया है बड़ा सा। और आपको बताऊं कि भारत ने $120 मिलियन लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास पड़ता ही है, तो वो ईरान को ट्रांसफ़र कर दिया है। ये वो रकम थी जिसका भारत ने चाबहार बंदरगाह को मतलब विकसित करने और संचालन करने योग्य बनाने का वादा किया हुआ था वहाँ के लिए। तो चूंकि वादा किया हुआ था और रिश्ते हमें बनाए रखने हैं ईरान से, फ़िलहाल ये सैंक्शन की वजह से हमें उसका इस्तेमाल करना बंद करना पड़ा है, लेकिन फिर भी उसके लिए इस पोर्ट को संचालित रखने के लिए ईरान को ये पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ठीक है, भारत ने अपनी रकम, क्योंकि भारत ने वादा किया हुआ था कि हम इस जगह पर जो पोर्ट है इसको डेवलप करेंगे और ये रकम हम अपनी देंगे। तो वो भारत ने अपना जो वादा किया हुआ था तो वो पूरा कर दिया है और तुरंत में ये ट्रांसफ़र किया गया फ़ंड। क्यों? क्योंकि अगर प्रतिबंध लागू हो जाए अमेरिका का, उसके बाद फिर ट्रांसफ़र करना भी मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो भारत सरकार ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बता दी है, मतलब पूरा कर दिया है। सरकार ने क्या बयान दिया है इस पूरे मसले पर? विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अभी अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है और चीज़ों को संभालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण फिलहाल काम तो रोकना ही पड़ा है। ये है महत्वपूर्ण बात। अब क्या प्रभाव पड़ेगा भारत पर इस पर? देखिए, चाबहार के माध्यम से मैंने आपको पहले ही बताया कि अफ़गानिस्तान, मध्य एशिया, उधर यूरोप तक हम अपना सामान आराम से पहुंचा सकते थे। अब ये जो रणनीतिक हमारी जो महत्वाकांक्षा है वो प्रभावित हो रही है। और ऐसे में क्या हुआ है, यहाँ पाकिस्तान में इस जगह पर ग्वादर पोर्ट है, मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर है। इसको चीन ने डेवलप किया है। अब उसका महत्व बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि वहाँ भी एक पोर्ट है। ठीक है, आर्थिक निवेश पर असर पड़ेगा। भारत ने पोर्ट पर लगभग $500 मिलियन का निवेश किया हुआ है और अमेरिका का एक फैसला उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। हमारी कनेक्टिविटी जो है ना वो बाधित हुई है क्योंकि ईरान पर इतना प्रतिबंध है कि अब हम यहाँ से सामान भी नहीं ले जा सकते। तो बड़ी समस्या हो गई है भारत के लिए कि अपना सामान इधर अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुँचाए कैसे। एक संकट बड़ा उत्पन्न हो गया है भारत के लिए। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात जो कि भारत को ये करना पड़ा है। भारत ने ये कदम उठाया है। अभी कुछ महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिया था, उसमें अपने बारे में कहा था कि मैंने वहाँ पर जो है पोर्ट जो संचालित कर दिया है और ये बहुत बड़ा कदम है भारत का, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब उसी सरकार को ये कदम वापस लेने पड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर होगा कि किस देश की अदालत ने मार्शल लॉ लगाने की कोशिश को गलत बताकर वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 5 साल की कैद की सज़ा सुनाई है? आंसर होगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया के हैं और ये रहे साहब। हुआ यूँ था, बात है कि दिसंबर 2024 में जब वो राष्ट्रपति थे तो उन्होंने मार्शल लॉ लागू करने की कोशिश की थी और उसी दौरान मार्शल लॉ लगते ही
अच्छा, संसद में विपक्ष का बहुमत था, तो संसद में विपक्ष ने वोटिंग कराई और इनके मार्शल लॉ को निरस्त कर दिया था। और फिर उसके बाद इनको हटना पड़ा था, फिर जेल भी गए थे कुछ वक्त के लिए। अब 5 साल की कैद की सज़ा भी सुना दी गई है। ठीक है, तो ये आरोप लगा कि इन्होंने मार्शल लॉ लगाकर कोशिश की, इन्होंने, इसके अलावा इनके रक्षा मंत्री थे, तो इन सब ने देश को अस्थिर करने की कोशिश की और इसी वजह से दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति को 5 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। एक बार मैप में देख लीजिए दक्षिण कोरिया कहाँ पर है। ठीक है, प्यारा भारत रहा अपना, दक्षिण कोरिया इधर चाइना के पास में है। ये पूरा ये चाइना है, चीन, और इधर देखिए ये है उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और ये दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया। ठीक है, तो यही इसकी राजधानी क्या है, सियोल है। अभी राष्ट्रपति हैं ली जे म्यूंग। ठीक है, यहाँ पर मुद्रा चलती है, करेंसी है दक्षिण कोरियाई वॉन्ग, भाषा यहाँ पर कोरियाई बोली जाती है, और इसका पड़ोसी देश एक ही है, ये कौन है, उत्तर कोरिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बताऊं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर, आपको डेली का कंटेंट मिल जाएगा वहाँ भी फ्री में। लेकिन अगर आप करंट फोर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं अपने एग्जामिनेशंस के लिए, तो 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है, एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है, जो आप ले सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। इसके ज़रिए क्या होता है, अगले 1 साल तक करंट फोर्स की तैयारी आपकी हो जाती है। वीडियो, टेस्ट, PDF, ये सब कुछ मिलता है आपको खास तौर पे आपके लिए। ठीक है, और पिछले साल का भी PDF पूरे ईयर का अवेलेबल है, वो भी देख सकते हैं, आप ले सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। वैसे ही इस मेंबरशिप के साथ ये फ्री में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, किस राज्य में उत्तर से दक्षिण के जिलों को जोड़ने के लिए 6 नए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स में। पहली बार नॉर्थ साउथ को कनेक्ट करने के लिए रोड नेटवर्क बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा पहली बार ये किया जा रहा है राज्य में। अब तक जो बने जो भी एक्सप्रेसवे या हाईवे, वो पूरब से पश्चिम की दिशा में थे। एक बार मैप के जरिए देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। प्यारा भारत है अपना, और ये है उत्तर प्रदेश यहाँ पर। तो अब क्या था ना कि इससे पहले जितने भी हाईवे, स्टेट हाईवे, ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ मैं, वो क्या थे, यहाँ से यहाँ तक थे। चूँकि दिल्ली यहाँ है, लखनऊ यहाँ है, इस तरफ वाराणसी, गोरखपुर, ये सब है, तो फिर ये इस तरफ से इस तरफ थे। ठीक है, ये ऐसे ज़्यादातर। ठीक है, अब जो भी एक्सप्रेसवे है, स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे, ये सब कुछ इस तरह था। अब क्या बात हुई है यहाँ पर कि हम, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि अब हम उत्तर से दक्षिण को जोड़ने के लिए ये इस तरीके से 6 कॉरिडोर हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से पूरे राज्य को कनेक्ट कर दिया जाएगा। और ये सब एक्सप्रेसवे और हाईवे, स्टेट हाईवे, इन सब से कनेक्टेड रहेंगे। तो अब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ये बनाया जा रहा है, और ये कैबिनेट की मतलब एस्टिमेट स्वीकार कर लिया गया है, अब उस पर काम शुरू हो रहा है। तो कौन कौन से हैं वो देख लीजिए आप इसको। अगर आप उत्तर प्रदेश के कोई भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए एग्जामिनेशन देना है, तो ये याद रखिएगा कौन कौन से हैं। पहला है श्रावस्ती प्रयागराज, ये 262 किलोमीटर का होगा। दूसरा है कुशीनगर वाराणसी, ये 220 किलोमीटर का होगा। तीसरा है नेपाल सीमा से लेकर प्रयागराज के बीच में, ये 295 किलोमीटर का होगा। चौथा है लखीमपुर खीरी से बांदा तक 502 किलोमीटर। बरेली से ललितपुर 547 किलोमीटर। और पीलीभीत से उरई हरपालपुर, ये 514 किलोमीटर का होगा। तो ये 6 बन जाएंगे। इससे क्या होगा कि उत्तर और दक्षिण ये कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाएगी अब। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण सरकार ने ये फैसला किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को मनाया जाता है। ये 2016 से मनाया जा रहा है, ये 16 जनवरी को हर साल। ओके, तो ये है महत्वपूर्ण बात। करीब स्टार्टअप की संख्या 1,10,000 से पार कर चुकी है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। अगला क्वेश्चन, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में बेस्ट फिनटेक एंड DPI अडॉप्शन अवार्ड किस बैंक ने जीत लिया? आंसर होगा कर्नाटक बैंक, कर्नाटका।
ठीक है। इसके अलावा कर्नाटका बैंक को सर्वश्रेष्ठ तकनीकी प्रतिभा श्रेणी में भी उप विजेता घोषित किया गया है। तो इस बैंक के जो एमडी हैं और सीईओ हैं राघवेंद्र एस भट्ट, ठीक है। तो ये है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कर्नाटका बैंक का इसका हेडक्वार्टर है मंगलुरु, कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की विजेता का नाम बताएं जिन्होंने अपना अवार्ड अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सौंप दिया। नाम क्या है? यही नाम पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। अब नाम आपको याद रखना है। ओके, तो आंसर क्या होगा? मारिया कोरिना मचाडो, ये नाम है, मारिया कोरिना मचाडो। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने मुलाकात की 15 जनवरी को व्हाइट हाउस में, और वहीं पर वेनेजुएला की जो विपक्ष के लीडर हैं मचाडो, तो उन्होंने अपना जो नोबेल पुरस्कार है वो ट्रंप को सौंप दिया, कहा कि हम उनको दे रहे हैं। तो इसमें लिखा भी हुआ कि वो प्रेजेंट कर रही है, ये नोबेल मेडल है। नोबेल पुरस्कार बहुत बड़ा अवार्ड होता है। तो ये विपक्षी नेता है वहाँ की, वेनेजुएला की, और उन्होंने ये सम्मान दिया है। इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था लोकतांत्रिक आवाज़ों को उठाने के लिए वेनेजुएला में। वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो निकोलस मादुरो हैं, उनको ट्रंप जो है उठवा लिए अपनी सेना के माध्यम से, और वो जेल में बंद हैं। लेकिन तो उसी देश की विपक्ष के नागरिक हैं, विपक्ष के लीडर हैं, और वो जो है अपना अवार्ड ट्रंप को दे रही हैं। तो ये है, कहा कि ये शांति के लिए बहुत काम कर रहे हैं ट्रंप, इसलिए हम ये दे रहे हैं। और वेनेजुएला के लोग इस पर कहा कि वेनेजुएला के लोग जो है ना इस बात पर खुशी जाहिर करेंगे कि मैंने ट्रंप को ये पुरस्कार दिया है। अब सवाल होगा कि इस पूरे मामले पर नोबेल पुरस्कार समिति का क्या कहना है? तो उसका कहना है कि नोबेल पुरस्कार जो ना एक बार दिए जाने के बाद रद्द नहीं किया जा सकता है, न ही इसको साझा किया जा सकता है कि इन्होंने उसको दे दिया, ना ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। कब ये अनाउंस हुआ था और कब मिला था? तो अक्टूबर में अनाउंसमेंट हुआ था और नवंबर में मिल गया था ये अवार्ड इनको, माचेडो को। अब इन्होंने जनवरी में इनको दे दिया है। अगला क्वेश्चन, किस अमेरिकी साइंटिस्ट ने माइकोराइजल रिसर्च के लिए टाइलर पुरस्कार 2026 जीत लिया है? आंसर होगा टोबी कियर्स। टोबी कियर्स को ये अवार्ड मिला है। द हिंदू ने इस पर अच्छे खासे प्रकाशित किया है। ओके, तो ये अब सवाल होगा कि माइकोराइजल ये जो लिखा हुआ है, ये इस पर रिसर्च किया गया, तो ये है, होता क्या है? इस तरह से सवाल आ सकते हैं। तो देखिए, जंगलों, घासों के मैदान और खेतों के नीचे विशाल भूमिगत जमीन के नीचे कवक तंत्र मौजूद है जो पृथ्वी की जलवायु को चुपचाप नियंत्रित करता है। ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको भी कंट्रोल करता है। तो यही है माइकोराइजल। तो वो कई सारे पूरा नेटवर्क कहा जाता है। ये पौधों की जड़ों के आसपास पोषक तत्वों का आदान प्रदान करते हैं, देते हैं, और हर साल 13 अरब टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और लंबे समय तक पौधों के सहायक के रूप में वहाँ पर रहते हैं। तो इसलिए ये टाइलर अवार्ड दिया गया है। टाइलर अवार्ड काफ़ी चर्चित अवार्ड रहा है। 1973 में इसको स्थापित किया गया था जॉन और एलिस टायर उनके द्वारा। ये पर्यावरण को लेकर बेहतरीन काम करने वाले लोगों को दिया जाता है और इसमें करीब $2.5 लाख नगद पुरस्कार भी मिलता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केरल विधानसभा के द्वारा पारित मलयालम भाषा विधेयक 2025 के खिलाफ किस दक्षिण के राज्य ने विरोध जताकर इसे अल्पसंख्यकों के शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकारों का हनन बताया है? आंसर क्या होगा? कर्नाटक। ठीक है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं। कर्नाटक ने केरला गवर्नमेंट से कहा है कि वो मलयालम लैंग्वेज बिल को रिजेक्ट करते हैं। इस न्यूज़ में आप देख रहे हैं। अब देखिए हुआ क्या है। अभी तक हिंदी थोपने की बात हो रही थी कि दक्षिण भारत में हिंदी थोपी जा रही है। केंद्र सरकार ने जब 3 लैंग्वेज पॉलिसी बनाई उसका काफ़ी विरोध हुआ और हिंदी को लेकर काफ़ी विरोध ज़बरदस्त दक्षिण के राज्यों में हुआ। लेकिन अब वहाँ के आपसी भाषा को लेकर भी एक विवाद शुरू हो रहा है। दरअसल केरल जो है ना वो यहाँ पर है, ये वाला हिस्सा ये केरल है। ठीक है,
ये केरला हो गया और ये है कर्नाटक। तो केरल के विधानसभा में मलयालम भाषा विधेयक 2025 वो पारित किया गया और उस विधेयक में यही है कि क्लास 1 से लेकर 10th तक मलयालम भाषा प्रथम भाषा अनिवार्य कर दी गई है यहाँ पर। अब आप कहेंगे कि कर्नाटक को क्या प्रॉब्लम है, तो कर्नाटक का कहना है कि ये जो सीमा लग रही है इसके तमाम जिलों में लोग कन्नड़ बोलते हैं, कन्नड़ भाषा बोलते हैं और वो चाहते हैं कि कन्नड़ भाषा ही वो सीखें। तो इसलिए यहाँ के लोग जो हैं ये एक तरह से कह रहा है कि यह जो कन्नड़ भाषी जो हैं ये अल्पसंख्यक हैं क्योंकि यहाँ मलयालम बोली जाती है। तो इन सब के साथ अन्याय हो रहा है और इसी के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि ये पी विजन यानी केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस विधेयक को वापस ले लें। ठीक है, तो एक नया विवाद यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जर्मनी के चांसलर ने भारत यात्रा के दौरान भारतीय नागरिकों के लिए किस प्रकार की वीजा सुविधा की घोषणा की है? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर यहाँ पर होगा एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा से छूट। चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, वो आपको पता है कि जनवरी 2026 में अभी कुछ दिन पहले भारत की यात्रा पर थे और उन्होंने इसी दौरान ये घोषणा कर दी है। ठीक है, उन्होंने ये कहा, ये घोषणा कर दी। तो क्या बदलाव आएगा इससे? तो जर्मनी की घोषणा से होगा कि अब एयरपोर्ट पर के लिए मतलब ट्रांजिट वीजा नहीं लेना होगा। जर्मनी के किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगर होकर जा रहे हैं तो ट्रांजिट वीजा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, यूरोप में ये देख रहे हैं यहाँ पर है जर्मनी। अब होता ये है कि जब भी कनाडा, ब्रिटेन या अमेरिका की ओर जाना है, लंबी दूरी है, तो बीच में रुकना होता है। ठीक है, विमान रुकता है। लंबी फ्लाइट्स बहुत कम ही हैं जो एक बार में चल रही हो और उधर अमेरिका, कनाडा तक पहुंच जाए। तो उसके लिए इधर जर्मनी में अक्सर रोका जाता है वहाँ पर विमान कुछ देर के लिए। तो जब विमान रुकेगा तो फिर वो ट्रांजिट वीजा लेना होता है, उसका फीस देना होता है। अब मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जाने पर अगर बस सूचना दे रहे हैं तो वहाँ पर फीस नहीं लगेगा, वीजा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रांजिट एरिया में आप रह सकते हैं। ठीक है, जो ट्रांजिट जोन होता है वहाँ पर, और 24 घंटे के भीतर आप फ्लाइट ले सकते हैं। मतलब यहाँ आए फिर यहीं से फ्लाइट लेके चले गए। ओके, हालांकि वो जो खास एरिया है एयरपोर्ट पर उससे बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप बिना वीज़ा के आप जर्मनी में प्रवेश कर जाएं। ठीक है, पहले ये नियम था कि ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ता था, उसके लिए फ़ीस देनी पड़ती थी, तो वो अब झंझट भारतीयों के लिए ख़त्म हो गया है। ठीक है, फ्रेडरिक मर्ज जो वहाँ के चांसलर हैं उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। और कल है संडे का वीकली करंट अफेयर्स जरूर देखिएगा, वो आएगा यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर और शार्प लर्निंग ऐप पर, और मेंबरशिप प्लान भी है अवेलेबल आप सबके लिए। ओके, बाय।